Hello everyone, in this video lecture we will basically discuss about general electronic configuration and the position of D block element in the periodic table। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो डिफरेंट ब्लॉक्स में क्लासिफाइड है, उसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो आज इस लेक्चर में हम बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, उनका जो पीरियोडिक टेबल में पोजीशन है उसके बारे में बात करेंगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बात करेंगे, इनकी जो डिफरेंट सीरीज है उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कुछ एलिमेंट का, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल के बेसिकली जो 3 मेन ब्लॉक्स हैं उनको हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है। एफ ब्लॉक को ड्रॉ नहीं किया है यहाँ पे। बेसिकली एफ ब्लॉक में आप जैसे देखते हैं कि 2 रोज होती हैं जिसमें 14 एलिमेंट ईच रो में प्रेजेंट होते हैं। तो उसको अगर हम एक बार के लिए रहने दें तो जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक है, अगर हम उनको देखें तो इस तरीके से हमारे पास जो 2 ग्रुप्स हैं एस ब्लॉक के, फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप, ये बेसिकली एस ब्लॉक में आप कह सकते हैं, कंसीडर करते हैं। ठीक इसी तरीके से 13, 14, 15, 16, 17 और 18, या फिर आप इसको थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए और 0 ग्रुप भी कह सकते हैं। ये जो 6 ग्रुप्स हैं ये बेसिकली पी ब्लॉक में आप कह सकते हैं प्रेजेंट हैं, और इन दोनों के बीच में आप कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट स्पेस जो है वहाँ पे 10 ग्रुप जो है बेसिकली थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9, 10th, 11th एंड 12th वन। अगर रोमन में देखें तो थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी और कंबाइन आप कह सकते हैं कि 8th ग्रुप जो 8, 9 और 10th ग्रुप का है बेसिकली उनका जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास उसको हम 8th ग्रुप कहते हैं, देन फर्स्ट बी एंड सेकंड बी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो टोटल अगर हम ग्रुप देखेंगे तो हमारे पास 10 ग्रुप्स होते हैं, 10 ग्रुप्स हैं, और बेसिकली 4 रोज हैं हमारे पास इस पोर्शन में। अगर हम देखें बेसिकली 7, आपको पता है 7 रोज या पीरियड्स प्रेजेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में। बट अगर हम बात करें, स्पेसिफाई कर दें अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 4 डिफरेंट रोज में प्रेजेंट होते हैं, 10 इनमें हमारे पास क्या है, ग्रुप्स हैं। तो ये जो 10 ग्रुप्स हैं यही बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और आप देख सकते हैं कि इनकी पोजीशन जो है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है, इसलिए इनको हम ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं। ट्रांजिशन मेटल बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इसके 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं ट्रांजिशन मेटल इनको कहने, जिसमें से एक आप कह सकते हैं कि चूंकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट होते हैं और जो इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच की हैं, तो इसलिए हम इनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अगर हम इनकी डिफाइन की बात करें तो बेसिकली द एलिमेंट्स इन विच लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द डी ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टीमेट शेल्स आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट जिनका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो उनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में जाए, और वो डी ऑर्बिटल कौन सी शेल की हो, पेनल्टीमेट शेल की। तो स्टूडेंट बेसिकली अगर हम जैसा हम सर्कुलर वे में ऑर्बिट्स को ड्रॉ करते हैं, शेल्स को ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, तो इसी बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं। सपोज हमारे पास इस तरीके से ये शेल्स हैं, और आपको पता है शेल्स में डिफरेंट हमारे पास क्या है कि जो सब शेल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। सपोज हमारे पास ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमारे पास इस तरीके से शेल हैं। तो अगर हम फोर्थ शेल को एन शेल कंसीडर कर लें, या इसको अभी हम यहाँ पे 4 ही लिख दें, तो ये हमारे पास वैलेंस शेल हो जाएगी, आउटर मोस्ट शेल है ये वैलेंस शेल आप इसको कह सकते हैं। और जो इससे जस्ट एडजेसेंट शेल होगी, जो इसके इनर कोर में जो शेल प्रेजेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, पेनल्टीमेट शेल। और ठीक इसी तरीके से इसकी जो इनर कोर है, और आप कहें कि अगर हम नेक्स्ट जो शेल है उसको अगर हम बात करें तो इसका नाम हो जाएगा एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो इस तरीके से हमारे पास आप देख सकते हैं ये 4 शेल थी, इसी तरीके से ये थर्ड शेल है, और इसी तरीके से ये सेकंड शेल है। तो अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और आप ये कहें कि उसकी जो वैलेंस शेल है वो 4th वन है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो थर्ड शेल है वो
पेनल्टीमेट शेल होगी और जो सेकंड शेल होगी वो एंटी पेनल्टीमेट शेल होगी। तो बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो डी ऑर्बिटल्स में जाता है, और ध्यान रखना है आपको, वो जो डी ऑर्बिटल होगी वो वैलेंस शेल में प्रेजेंट नहीं होगी, वो किस में प्रेजेंट होगी, वो पेनल्टीमेट शेल में प्रेजेंट होगी। तो अभी जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम इसकी बात करने वाले, किस तरीके से इनका होता है। तो अगर हम स्कैंडियम को कंसिडर कर लें, 21 इसका एटॉमिक नंबर है, और इसके लिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो हम कंसीडर कर सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, देन आप लिखेंगे 3d1। तो चूंकि आपको पता है कि अबाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, और 4s की जो एनर्जी है वो 3d से कम है, तो इसलिए पहले हम 4s में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, देन हम 3d में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चूंकि हाईएस्ट नंबर जो है शेल का वो 4 है, तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जो वैलेंस शेल है वो 4 है, फोर्थ वन जो है वो वैलेंस शेल है, और इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि जो थर्ड शेल होगी वो हमारे पास, हम कह सकते हैं वो क्या है, पेनल्टीमेट शेल। तो ये जो थर्ड शेल्स हैं, थर्ड शेल में जो सब शेल प्रेजेंट हैं, आप कह सकते हैं वो सब शेल कहाँ पे प्रेजेंट हैं, पेनल्टीमेट शेल में। तो डी, पी और 3 यानी कि 3s, 3p और 3d जो होंगी हमारे पास वो पेनल्टीमेट शेल में प्रेजेंट सब शेल्स हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने एंटर किया है वो किस में एंटर किया है, डी ऑर्बिटल्स में, और डी ऑर्बिटल कौन सी शेल की है, पेनल्टीमेट शेल की। तो जितना भी आप इसमें एलिमेंट्स को देखेंगे, जितने भी एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं, सब के सब जो उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो पेनल्टीमेट शेल की डी ऑर्बिटल्स में जाएगा, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, डी ऑर्बिटल्स, डी ब्लॉक एलिमेंट। साथ ही साथ जो एक और क्राइटेरिया होता है डी ब्लॉक एलिमेंट कहने का, वो ये होता है कि या तो इनकी जो जनरल ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो, या फिर जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है इनकी, वहाँ पे जो डी सब शेल्स होनी चाहिए वो पार्शियली फिल्ड होनी चाहिए, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट जिनकी या तो ग्राउंड स्टेट में या फिर जो उनकी फेवरेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि जो आयनिक स्टेट आप कंसीडर कर सकते हैं, जो उनकी फेवरेबल या स्टेबल आयनिक स्टेट है, वहाँ पे जो इनका डी सब शेल है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा डी सब शेल का, डी ऑर्बिटल्स का, वो आप कह सकते हैं कि पार्शियली फिल्ड हो, कंप्लीटली फिल्ड ना हो, या ना ही एम्प्टी हो कंप्लीटली, ना ही कंप्लीटली फिल्ड हो। तो जितने भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हमने फिल किया तो इसकी ग्राउंड स्टेट में D1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम कह सकते हैं पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है यहाँ पे, तो इसलिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। साथ ही साथ सभी के साथ ऐसा ही हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो फिर से अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन को, तो जैसे आप देख रहे हैं कि 4 डिफरेंट पीरियड्स हैं इसमें, तो इनका जब हम नेमिंग करेंगे इनकी सीरीज़ का, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज होगी, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, इस तरीके से हम कह सकते हैं। साथ ही साथ चूंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसमें 3D ऑर्बिटल्स में जाता है, इनमें 4D में जाता है, 5D में जाता है, 6D में जाता है, तो इनका D ऑर्बिटल्स के बेसिस पे भी हम नेमिंग कर सकते हैं। इनको 3D सीरीज़ कहते हैं, 4D सीरीज़ कहते हैं, देन 5D सीरीज़ और 6D सीरीज़। तो D ऑर्बिटल्स के बेसिस पे भी नेमिंग की जा सकती है, और सिंपली फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के बेसिस पे भी इनको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो इसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक प्रेजेंट है। तो ये 10 एलिमेंट है यहाँ पे। ठीक इसी तरीके से सेकंड सीरीज में देख सकते हैं यूट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्टिशियम, ल्यूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम और सिल्वर, देन लास्ट में कैडमियम। नेक्स्ट अगर हम थर्ड सीरीज़ की बात करें, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लैंथनम है इसका एटॉमिक नंबर 57 है। देन आप कह सकते हैं कि 14 जो एटॉमिक यूनिट है उसके बाद आपका हाफनियम आता है। तो ये जो 14 एलिमेंट्स हैं ये बेसिकली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, यानी कि एफ ब्लॉक की जो फर्स्ट सीरीज है
उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो एफ ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज़ के एलिमेंट है, यानी कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप कह सकते हैं कि उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं 73 के बाद 80 तक हमारे पास इसमें प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हैं लैंथनम है, हाफियम है, टेंटलम है, टंगस्टन है, रेनियम है, ऑस्मियम है, इरिडियम, देन प्लेटिनम, देन गोल्ड और लास्ट में यानी कि मरकरी। तो इस तरीके से इसमें भी हमारे पास 10 एलिमेंट प्रेजेंट है। बट आप देख सकते हैं फर्स्ट मेंबर और सेकंड मेंबर के बीच में 14 एटॉमिक नंबर यूनिट का डिफरेंस होता है। इसके बाद जो लास्ट सीरीज है हमारे पास काफ़ी रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसकी स्टार्टिंग मेंबर एक्टिनम है, जो कि आप कह सकते हैं। यहाँ पे ये नोट करने वाली बात है कि दोनों यानी कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में फर्स्ट मेंबर जो होते हैं और जो सेकंड मेंबर हैं उनमें 14 एटॉमिक यूनिट का डिफरेंस होता है। और कई बार आप देखेंगे कि लैंथनम और एक्टिनम को एफ ब्लॉक एलिमेंट में भी कंसीडर कर लिया जाता है। तो इनका जो नेचर होता है वो इंटरमीडिएट होता है। इनका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे तो वहाँ पे हमको पता चल पाता है कि किस तरीके से इनका जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसी की वजह से इनका जो नेचर है वो आप कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट होता है। एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट दोनों की तरह ये प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिनम है, रदरफोर्डियम है, डबनियम है, सिबॉर्जियम है, बोरियम, देन हैस्मियम, देन माइथियम, देन डर्मेस्टिडियम, देन रीजियम, देन कॉपर नेशियम। तो ये हमारे पास 10 आप कह सकते हैं एलिमेंट है। यहाँ पे बेसिकली जो 110, 111, 112 एटॉमिक नंबर है इनको हम IUPAC बेसिस पे भी लिख सकते हैं। अननिलियम है, अनयूनियम है, अनबियम है। तो इस तरीके से इनके जो नेमिंग है वो आप देख सकते हैं कि जनरल नेम भी हम मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे इनका, और बेसिकली IUPAC की हेल्प से भी नोमेनक्लेचर को हम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि 40 एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, और इनकी जो बेसिक क्राइटेरिया है वो ये है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इनका डी ऑर्बिटल में जाएगा, जो कि पेनल्टीमेट शेल का मेंबर होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको मेंशन कर रखा है n-1 D1 to 10 कुछ भी हो सकता है, और NS0 to 2 आप कह सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। NS0 भी हो सकता है, NS1 भी हो सकता है, NS2 भी हो सकता है। तो डिफरेंट एटम्स में आप देखेंगे कि डिफरेंट इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो N है वो वैलेंस शेल है, और n-1 यानी कि पेनल्टीमेट शेल को यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो अगर n की वैल्यू 4 है तो ऑब्वियस है n-1 3 यानी कि 3D की बात की जाएगी, जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया था। तो अगर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 4s1 या फिर 2 आप कह सकते हैं, 1 to 2 भी कह सकते हैं, और 3D 1 to 10। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन था वहाँ पे हमने NS0 to 2 की बात की थी। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इसको हमने और सिंप्लीफाई कर दिया है, या आप कह सकते हैं कि लिमिटेड कर दिया है। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है वहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जहाँ पे S में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो। या तो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा 4s में, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 4s1 to 2, या तो 1 होगा या 2, देन 3D 1 to 10। ठीक इसी तरीके से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ की अगर हम बात करें तो जो कि स्टार्टिंग आप देख रहे हैं 39 से हो रही है, तो हमारे पास जो 36 है वो बेसिकली क्रिप्टॉन का है। इसके आगे से हम बात कर सकते हैं, और जनरली आप देखेंगे 4s जो 5s2 है वो जनरली वहीं से स्टार्ट होगा, 5s2 होगा। देन उसके बाद हमारे पास 5d1 अगर हम ये ट्रिम के लिए बात करें तो यहाँ पे सिंपल कंसीडर कर सकते हैं क्रिप्टन के बाद 5s2 देन 4d1। तो इस तरीके से 36 में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, और 39 आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पे अब आप देखें कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ थी और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ है वहाँ पे जो S सब शेल है यानी कि जो वैलेंस शेल में S ऑर्बिटल्स हैं वहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 2 भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट एटम्स में आप इसको देखेंगे, डिफरेंट S में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, जिसका रीज़न है मेन कि जो 4s है और जो 3d है, या आप कह सकते हैं कि वैलेंस शेल में जो s ऑर्बिटल्स हैं और पेनल्टीमेट शेल में जो d ऑर्बिटल्स हैं उनमें एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है।
तो ज़्यादा डिफरेंस ना होने की वजह से इलेक्ट्रॉन कभी कभी अनपेयर्ड होने के लिए 4s1 हो जाता है, सब में हम एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। किसी एटम में वो गैप ज़्यादा होता है तो 4s2 हो जाता है। कभी आप देखेंगे कि हाफ फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो s है वहाँ पे 2 ना होके 1 हो जाएगा। तो काफ़ी अलग अलग आप देखेंगे कि इसमें पैटर्न होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, बट फिर भी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके लिए हम पैटर्न दे सकते हैं। देन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करें तो यहाँ पे f ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो जाती है लेंथनम के बाद हाफ म्यून में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 6s1 to 2 यानी कि 6s1 हो सकता है, यहाँ 6s2 हो सकता है, 4f0 और 14। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, यहाँ पे जो हम साइन यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आप देखेंगे जब हम कोमा लगाते हैं तो इसका मतलब होता है या तो 0 होगा या फिर 14 होगा। तो यहाँ पे 4f में या तो 0 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या फिर 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। देन 5d 1 to 10। तो यहाँ पे सिर्फ अगर हम देखें तो लेंथनम में ऐसा होता है कि 4f 0 होता है, बाकी सब में 4f 14 इलेक्ट्रॉन आप लिखेंगे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सब में 4f14 ही आएगा। लास्ट जो है हमारे पास फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़, वहाँ पे भी कुछ सिमिलर ही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के जैसा ही है। 7s1 to 2, 7s में 1 हो सकता है इलेक्ट्रॉन या फिर 2 हो सकते हैं, 5s में 0 हो सकते हैं या फिर 14 हो सकते हैं, या यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कोमा यूज़ किया यानी कि या तो 0 होगा या फिर 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे भी सिर्फ एक्टिनम में ही ऐसा है जहाँ पे 5f0 होगा, बाकी सब में 5f14 ही आएगा। सब के जो बाकी 9 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इन सब में 5f14 ही आप लिखेंगे। लास्ट में आप देख सकते हैं 6d 1 to 10। तो 6d में हमारे पास 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे 1 है, देन 2 3 4 इस तरीके से आप देखेंगे इंक्रीज होते जाएंगे। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अलग अलग ट्रांजिशन सीरीज में आप देख सकते हैं थोड़ा सा पैटर्न में चेंज आता है, और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इस तरीके से इसका मेंशन कर सकते हैं। तो अगर आप देखें एक व्यू देखें इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, जो वैलेंस शेल और पेनल्टीमेट शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो हेयर वी हैव अ टेबल इन विच वी डिस्क्राइब द valence shell and penultimate shell electronic configuration of different element of d block elements। तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रोमियम में एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं कि 4s1 है और 3d 5 है, यानी कि s में 2 इलेक्ट्रॉन ना होके एक ही इलेक्ट्रॉन है, और d में चूँकि 4 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे वहाँ पे वो मूव कर गया है और उसको 5 इलेक्ट्रॉन हमने वहाँ पे मेंशन किया है। तो इसका रीज़न हम इसी लेक्चर में डिस्क्राइब भी करेंगे कि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ऐसा हो जाता है। लास्ट में अगर आप देखें तो कॉपर में भी ऐसी ही कंडीशन है, 4s1 हो गया है और 3d 10 हो गया है, जबकि अगर आप अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करते तो 4s2 और 3d 9 होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं है। ठीक इसी तरीके से अगर आप सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ में देखें तो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस हैं, नियोबियम मोलिब्डेनम में, और आगे देख सकते हैं रोडियम में, पैलेडियम में, और काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शन है। 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और अलग अलग तरीके से यहाँ पे मेंशन है। तो ये बेसिकली इसीलिए होता है क्योंकि जो 5s है और जो 4d है इनमें एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है, तो पेयरिंग होने से ज़्यादा बेटर होता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया जाए, यानी कि 5s में पेयरिंग होने से बेटर होता है कि हम 5s और 4d को एक जैसी एनर्जी का समझें और उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करें। तो इसी तरीके से अलग अलग एटम में अलग अलग एनर्जी गैप होता है, उसी बेसिस पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मेंशन किया गया है। ठीक इसी तरीके का ट्रेंड आप थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में भी देखेंगे, वहाँ पे भी ऐसे एक्सेप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। और ठीक इसी तरीके से जो लास्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है यहाँ पे बस एक लास्ट में हमको आप देखें तो बेसिकली रिजीनियम में ही आप देख सकते हैं कि जो 7s1 है फुलफिल करने के लिए 6d को ऐसा किया गया है। तो बेसिकली जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, आप कह सकते हैं कि ज़्यादा इंट्रोड्यूस होते हैं आप इससे, जो बाकी या आप कह सकते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ तक। बट थर्ड और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ के जो एलिमेंट है इनकी स्टडी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं होते हैं। अगर हम 12th स्टैंडर्ड की बात करें तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ सफिशेंट होती है काफ़ी सारे जो बेसिक फिनोमिनास हैं डी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड उनको एक्सप्लेन करने के लिए। अगर इन एलिमेंट की इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए तो बेसिकली
ये आप कह सकते हैं कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट हैं उनसे लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और वहीं अगर बात की जाए पी ब्लॉक एलिमेंट से तो उनसे आप इनकी अगर कंपैरिजन करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एस ब्लॉक से कम है, यानी कि एस ब्लॉक से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट पी ब्लॉक एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आप कह सकते हैं कि जो करेक्टर है इनका वो इंटरमीडिएट होता है। अब अगर हम बात करें जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन था, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोमियम का, और लास्ट में हमारे पास जो कॉपर का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो किस तरीके से आप देखेंगे कि हम इसको डिफ़ाइन कर पाते हैं। तो अगर क्रोमियम की बात की जाए तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 24 है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसका मेंशन करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, बेसिकली अगर हम अबव प्रिंसिपल की बात करें तो हमारे पास 4s2 और 3d4 होना चाहिए था, यानी कि इस तरीके से हमारे पास लास्ट में आप कह सकते हैं कि ये फील्ड होनी चाहिए थी s ऑर्बिटल, और जो d ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि हमारे पास इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे जो कि अनपेयर्ड फॉर्म में होने चाहिए थे। तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि एक इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जो मेंशन है बेसिकली जो अभी हमने देखा था, जहाँ पे आपने देखा था कि 4s में सिंगल इलेक्ट्रॉन, और देन फिर हमारे पास जो d पेनल्टीमेट शेल में d ऑर्बिटल्स है वहाँ पे हमारे पास इस तरीके से 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो एक ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो जो सेकंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको आप कह सकते हैं कि उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, वही मेंशन किया जाता है। इसका रीज़न आप देख सकते हैं, चूँकि यहाँ पे डी जो सबशेल है वो हाफ फील्ड है, यानी कि डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाफ फील्ड है। ये आप कह सकते हैं कि इसको एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड कराता है, जिसको आप कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी बढ़ जाती है यहाँ पे, और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, तो ये भी है। तो हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कशन कर चुके हैं कि जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी पार्शियली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम देखें तो हमने नो डाउट कि जो एस हमारे पास फुली फील्ड था उसको हाफ फील्ड में चेंज किया है, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी को कम किया है, बट वो जो स्टेबिलिटी में आप कह सकते हैं कि रिडक्शन होगा वो इस हाफ फील्ड में होने वाले इंक्रीमेंट को कंपनसेट नहीं कर पाता है, यानी कि ये ज़्यादा होता है, ये कंपनसेट कर देता है, ये उस पर डोमिनेटिंग है ये इम्पैक्ट। इस वजह से कि जो आप कह सकते हैं कि जो 4s को हमने कंप्लीट फील्ड थी जिसको हमने हाफ फील्ड में चेंज किया है, वहाँ जो एनर्जी लॉस होगा वो कम है विद रिस्पेक्ट टू दी एनर्जी गेन इन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है और जो लॉस हो रहा है वो कम हो रहा है। तो अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन क्रिएट करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये ज़्यादा स्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू दी दिस वन। ठीक यही केस हमारे पास कॉपर में भी आता है, 29 वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और सेम होता है हमारे पास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देन लास्ट में 4s2, और बेसिकली 3d9 होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द अबव प्रिंसिपल। बट फिर से अगर हम देखें तो हमारे पास इस तरीके का यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और d ऑर्बिटल्स में आप कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 9 एक सिंग पहले हाफ इस तरीके से, देन पेयरिंग, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास रह जाएगा। तो फिर से अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को इधर मूव कर दें और इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो हमारे पास जो डी सबशेल है, यानी कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं, ये इस तरीके से हमारे पास कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगी। तो फिर से ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी स्टेबिलिटी और इस फैशन में जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन किया इसकी स्टेबिलिटी को अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है इसके रिस्पेक्ट में। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि हम इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मेंशन करते हैं, इसको मेंशन नहीं करते। तो ये बेसिकली हाफ फील्ड आप कह सकते हैं कि जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो स्टेबल होती हैं, एक जनरल फिनोमेना है। और क्यों स्टेबल होती हैं, उसमें एक्सचेंज एनर्जी आ जाती है। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे एक्सचेंज हो सकता है, यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है। बट यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे
और इस तरीके से ज़्यादा एक्सचेंज आप कह सकते हैं कि कर सकता है ये अपने जो अदर मेंबर्स हैं उनके साथ। तो एक ये रीज़न होता है और एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये दो फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या कम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो स्टेबल हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू द पार्शियली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये रीज़न है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों होता है। ठीक इसी तरीके से आपने देखा कि काफ़ी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उनको भी डिफ़ाइन करने में इसी टाइप के फिनोमिनास का यूज़ किया जाता है। हर एक एटम के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको अलग तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है। कहीं पे एनर्जी सिमिलर हो जाती हैं तो इसलिए एस में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, कहीं पे हाफ फील्ड हो रहा होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फुली फील्ड हो रहा होता है तो एस में इलेक्ट्रॉन्स को कम कर दिया जाता है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो उनको आप इसी तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं उन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी, बट जो मेन रहता है वो क्रोमियम और कॉपर का रहता है, जिसको आपको आना ही चाहिए कि किस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा है और इनकी पोजीशन को देखा है। आने वाले लेक्चर में हम इनकी बेसिक जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्क्राइब करेंगे। तो थैंक यू very much for watching this video. We will discuss some other topic in our next lecture.